नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजव्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लिए हुए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ था, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। इस वीडियो में हम 5वें, 6वें और 7वें सवाल को हल करेंगे। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी को बता दूं, बीजव्यंजक एवं सर्व समीकरणों के अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 लिखा हुआ था, कोष्टक 1.1 m ऋण 0.4 कोष्टक बंद, अगले कोष्टक शुरू 1.1 m धन 0.4 कोष्टक बंद। हम जब इस सवाल को हल करेंगे तो इस सवाल को हम इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। फार्मूला लिखा हुआ था, कोष्टक a ऋण b कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में a धन b बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। हम जब सवाल को हल करेंगे तो सवाल की तुलना हम इस फार्मूले से करेंगे। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट लिखे हैं, इन ब्रैकेट की तुलना हम सवाल से करेंगे। फार्मूले के ब्रैकेट में जहां a लिखा था वहीं सवाल के पहले ब्रैकेट में 1.1 m लिखा हुआ है। यहाँ a लिखा है और इसी स्थान पे यहाँ 1.1 m लिखा है। यहाँ सवाल में जहाँ फार्मूले में b लिखा है वहीं हमारे सवाल में b के स्थान पर 0.4 लिखा है। इसी तरह जब हम दूसरे कोष्टक को देखें तो यहाँ a लिखा है, दूसरे सवाल के दूसरे कोष्टक में 1.1 m लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब हम दूसरे कोष्टक में फार्मूले में देखें तो वहाँ पे b लिखा है और सवाल में यहाँ 0.4 लिखा है। अब आप समझ गए होंगे कि a का मान 1.1 m हुआ, इसी प्रकार b का मान 0.4 हुआ। अब हम फार्मूले के राइट हैंड साइड तरफ जो मान रखे हैं, जो वैल्यू लिखी है a b लिखे हैं, तो वहाँ पे हम a और b का मान रख देंगे। सवाल को हल करते समय हमने बराबर के नीचे बराबर लिखा। अब a का मान हमने 1.1 m निकाला था, इसलिए हमने यहाँ 1 के स्थान पर 1.1 m लिखा। फार्मूले में यहाँ a का वर्ग लिखा था, इसलिए हमने इस मान का वर्ग लिखा। यहाँ पे ऋण लिखा है, इसलिए हमने यहाँ ऋण लिखा। b का मान इस सवाल में 0.4 हुआ, तो हमने b के स्थान पर 0.4 का वर्ग लिखा। अब आगे जब हम इस सवाल को हल करेंगे तब हमने 1.1 का वर्ग करेंगे, तब वह 1.21 हुआ। यहाँ m का भी वर्ग है, इसलिए हमने यहाँ m का वर्ग लिखा। यहाँ माइनस था, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा। जब आप 0.4 का वर्ग ज्ञात करेंगे तब यह 0.16 हुआ। इस तरह से यह सवाल हल हुआ और इस सवाल का उत्तर हुआ। इसी वीडियो में अब हम अगला सवाल हल करेंगे। अगला 6वां सवाल लिखा हुआ था, कोष्टक a का वर्ग धन b का वर्ग कोष्टक बंद, अगले कोष्टक ऋण a का वर्ग धन b का वर्ग कोष्टक बंद। जब हम इस सवाल को हल करेंगे तब ये जो पहले ऋण का निशान है, इसको हम संख्याओं को पलट देंगे। संख्याओं को हम इसलिए पलट रहे हैं क्योंकि इस सवाल को अब हमें इस फार्मूले की तरह बनाना है। यह सवाल जब आप इन सवालों का बार बार अभ्यास करेंगे तब आपको यह ध्यान रहेगा कि हमें किस सवाल को किस फार्मूले के अनुसार हल करना है। इस सवाल में हम इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं। यह फार्मूला होता है a ऋण b, अगले ब्रैकेट में a धन b, इसके बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। इस फार्मूले से हमें इस सवाल को हल करना है, इसीलिए हम इन संख्याओं को आगे पीछे करेंगे। जैसे पहला ब्रैकेट लिखा था a स्क्वायर धन b स्क्वायर, तो हमने इसको हल करते समय इसको लिखेंगे b स्क्वायर धन a स्क्वायर कोष्टक बंद। अगले कोष्टक को जब हम हल करेंगे तब हम लिखेंगे b स्क्वायर, यह बाद में है, इसको हम पहले लिखेंगे और इसके आगे धन का निशान है। यदि हम यहाँ कोई निशान नहीं लगाते हैं तब वहाँ सदैव धनात्मक संख्याएं मानी जाती हैं, इसलिए हमने यहाँ b के आगे धन का निशान नहीं लगाया। लेकिन किसी भी संख्या में यदि ऋण का निशान है तो वह लगाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे a ऋण के थे, इसलिए हमने इसको पक्ष संख्याओं को क्रम बदलते समय यहाँ ऋण a स्क्वायर लिखा। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो फार्मूले में लिखा हुआ था, इस फार्मूले में बराबर की लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट रखे हैं, इन ब्रैकेट की तुलना अब हम सवाल से तुलना करेंगे। इसकी तुलना करने से हमें इस फार्मूले में a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे। अब आप देखें, पहले ब्रैकेट में जहाँ a लिखा हुआ है वहीं हमारे सवाल में b लिखा है, तब a का मान यहाँ पर b होगा।
इसी तरह यदि हम दूसरे ब्रैकेट में देखें तो जहाँ दूसरे ब्रैकेट में फार्मूले में ए लिखा है वहीं सवाल में बी लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि ए का मान इस फार्मूले में बी होगा। इसी तरह अब हम फार्मूले के फार्मूले में जो पहला ब्रैकेट है उधर देखें, यहाँ पे बी लिखा है और वहीं सवाल में यहाँ ए लिखा है। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बी लिखा है और यहाँ सवाल में ए लिखा है, तब बी का मान ए होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस फार्मूले का ये हल होता है, इसलिए हम सवाल को हल करते समय अब यहाँ पे ए और बी के मान रखेंगे। यहाँ बराबर था, हमने यहाँ बराबर लिखा। ए का वर्ग लिखा था फार्मूले में, तो ए का मान हमने निकाला था बी स्क्वायर, इसलिए हमने ए के स्थान पे लिखा बी स्क्वायर। फार्मूले में यहाँ स्क्वायर लिखा था तो फिर हमने बी स्क्वायर का स्क्वायर किया। यहाँ ऋण लिखा है इसलिए हमने ऋण लिखा। ए का मान ए स्क्वायर हुआ था इसलिए हमने बी के स्थान पर ए स्क्वायर लिखा। अब यहाँ बी का वर्ग लिखा है तो हमने इस पूरे का वर्ग लिखा। आगे जब हम इस चरण को हल करेंगे तब आप देखें यहाँ पे बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिखा है। जब किसी संख्या का वर्ग के ऊपर वर्ग होता है तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पे b के ऊपर 2 गुणित 2 हुए तो 2 दूनी 4 हुआ, तब b के ऊपर 4 की घातांक हुई। ये ऋण लिखे थे, यहाँ ऋण लिखा। अब a के ऊपर भी घातांक के ऊपर घातांक है इसलिए घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा, तब यहाँ a के ऊपर 4 की घातांक हुई। इस सवाल का यह उत्तर हुआ और इस सवाल को इसी तरह से हल किया जाएगा। हम 7वां सवाल हल करेंगे। 7वां सवाल लिखा हुआ था कोष्टक 6x ऋण 7, अगले कोष्टक में 6x धन 7। इस सवाल को हम इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। यह फार्मूला होता है कोष्टक a ऋण b, अगले कोष्टक में a धन b बराबर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। अब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो कोष्टक लिखे हुए हैं इन कोष्टक की तुलना हम अपने सवाल से करेंगे। इसकी तुलना करने से हमें a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे। पहले कोष्टक में यहाँ पे a लिखा था, हमारे सवाल में 6x लिखा है। इसी तरह हम फार्मूले के दूसरे ब्रैकेट में जो ये a लिखा है इसकी तुलना हम सवाल के दूसरे ब्रैकेट में पहले स्थान पे करेंगे तो वहाँ भी 6x लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि a का मान इस सवाल में 6x रहेगा। इसी प्रकार अब हम b का मान ज्ञात करेंगे। फार्मूले में b का मान निकालने के लिए इसकी तुलना हम सवाल के पहले ब्रैकेट से करेंगे। इसी तरह हम फार्मूले के दूसरे ब्रैकेट में b के मान की तुलना हम सवाल के दूसरे ब्रैकेट से करेंगे, तब हमें ज्ञात होता है कि b का मान इस सवाल में 7 हुआ। अब फार्मूले के बराबर की तरफ देखें, बराबर के राइट हैंड पे यहाँ लिखा था a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, इसलिए हमने हल करते समय पहले स्टेप में लिख दिया था 6x का वर्ग और ऋण 7 का वर्ग। यहाँ a का वर्ग लिखा था इसलिए हमने यहाँ 6x का वर्ग लिखा। a का मान यहाँ 6x था, यहाँ फार्मूले में ऋण था इसलिए हमने यहाँ ऋण लिखा था। यहाँ पर b है का वर्ग लिखा था, b का मान इस सवाल में 7 था इसलिए हमने यहाँ 7 का वर्ग लिखा। जब आप 6x का वर्ग करोगे तब यह 36x स्क्वायर हुआ। यहाँ ऋण था इसलिए हमने यहाँ ऋण लिखा। जब आप 7 का वर्ग करोगे तब यह 49 हुआ। इस प्रकार यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ आपको यह तीनों सवाल इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। सवालों को हल करते समय हम जिन फार्मूलों का उपयोग करते हैं वह फार्मूले यह रहे। इन फार्मूलों की मदद से हम किसी भी सवाल को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। सवालों को हल करते समय चिन्हों का गुणनफल भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप चिन्हों के गुणनफलों को भी ध्यान से देखें। यदि हम ऋण और ऋण का गुणा करें तो वह धन होता है। इसी प्रकार जब हम धन और धन का गुणा करते हैं तब वह भी धन होगा। ऋण और धन का जब भी गुणा किया जाएगा वह ऋण होगा। धन और ऋण का गुणा करें तो वह ऋण होगा। यहाँ पर आप पहले और दूसरे चरण में देखें तो यह दोनों आपस में समान चिन्ह है, तब गुणनफल धनात्मक हुआ। और तीसरे और चौथे चरण में यदि आप देखें तो ये दोनों आपस में विपरीत चिन्ह हैं, इसलिए इनका गुणनफल ऋणात्मक हुआ। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है और असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।